गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 7th में हम विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं। विज्ञान विषय में हमारा लेसन 9 शुरू हो गया था, है ना। तो लेसन 9 क्या था? मृदा। तो मृदा के बारे में हमने पढ़ा, है ना। मृदा क्या है ना। जीवन के लिए मृदा आवश्यक है। फिर हमने पढ़ा कि मृदा कितने प्रकार की होती है, वो पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि मृदा के गुण पढ़े। तो मृदा के गुण में हमने पढ़ा था कि पहला मृदा में जल स्त्रवण दर, है ना। मृदा में जल स्त्रवण दर को हमने पढ़ा था कि मृदा में किस प्रकार से जल स्त्रवण दर होता है। इसके लिए हमने एक वो भी देखा था कि पक्के फर्श जो रहते हैं उसमें मतलब पानी का बहाव रहता, वो सोखता नहीं है। और जो कच्ची सड़क रहती, कच्ची मिट्टी वाली जगह रहती, वहाँ पे अंतःस्त्रवण दर ज़्यादा होती है। फिर हमने मृदा में नमी भी पढ़ा था। तो मृदा में नमी के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि मृदा में नमी है जो, उसको हमने नमी अलग करने के लिए क्रियाकलाप भी किया था कि मृदा में से नमी को किस प्रकार से अलग किया जा सकता है। आज हम पढ़ेंगे मृदा द्वारा जल का अवशोषण। मृदा द्वारा जल का अवशोषण आज हमारा क्या विषय है कि मृदा द्वारा जल का अवशोषण। तो अब क्या है, मृदा के द्वारा जल का अवशोषण होता हमको मालूम है, ये हम देख ही चुके हैं कि मृदा के द्वारा जल मतलब मिट्टी जो रहती है वो जल को अवशोषित करती है ना। मिट्टी क्या रहती है और क्या हमने देखा मृदा अलग अलग प्रकार की होती है ना। मृदा के प्रकार में हमने देखा, तो क्या सभी प्रकार की जो मृदा रहती है उसमें जल अवशोषण मतलब समान मात्रा में उनका जल का अवशोषण होता है, ऐसा हो सकता है बच्चों, है ना। पहले भी हम देखे हैं कि हमने देखा बलुई मृदा क्या है, मृमयी और दुमटी मृदा, है ना। उनमें जल का निकास किस प्रकार से होता है। तो सभी प्रकार के मृदा में जल का अवशोषण अलग अलग प्रकार से होता है। सभी प्रकार की मृदा है जो समान मात्रा में जल का अवशोषण नहीं करती हैं। तो ये हम क्या है, मृदा में जल का अवशोषण देख रहे हैं। तो क्या है कि किस प्रकार की मृदा में जल का अवशोषण क्या है सबसे ज़्यादा, मतलब जो अवशोषित मृणमय मृदा है वो मतलब सबसे ज़्यादा किस में होता है? मृणमय मृदा में होता है। उसके बाद दुमटी मृदा में होता है और उसके बाद सबसे कम किस में होता है? बलुई मृदा में जल का अवशोषण होता है ना। सबसे ज़्यादा किस में होता है? मृणमयी में रहता है। फिर उसके बाद दुमटी मृदा में रहता है। फिर बलुई मृदा में जल का अवशोषण होता है। फिर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है ना। भारत के मृदा मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में मृणमय मृदा पाई जाती है, कुछ में दुमटी मृदा पाई जाती है और कुछ क्षेत्र में बलुई मृदा पाई जाती है। तो अब क्या है, किस प्रकार की मृदा में अंतःस्त्रवण की दर सबसे अधिक होती है? किस प्रकार की मृदा में अंतःस्त्रवण की दर सबसे अधिक होती है? तो किस प्रकार की मृदा में? बलुई मृदा में अंतःस्त्रवण की दर क्या होती है? सबसे अधिक होती है। ठीक है। तो अब क्या है, सबसे अधिक किस में पाई जाती है? बलुई मृदा में पाई जाती है। और सबसे कम अंतःस्त्रवण की दर किस में होती है? मृणमय। सबसे कम जल अंतःस्त्रवण की दर सबसे कम किस में होती है? मृणमय मृदा में। जो चिकनी मिट्टी कहलाती है उसमें क्या होता है कि सबसे कम मृदा जल अंतःस्त्रवण की दर सबसे कम होती है। अब इसके बाद हमने देखा कि मतलब किस प्रकार मृदा में जल का अवशोषण होता है। अब हम देखते हैं मृदा और फसलें। तो क्या है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में क्या होता है, अलग अलग क्षेत्र हैं, तो वहाँ अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है। अब क्या है कि कुछ क्षेत्रों में मृणमय मृदा पाई जाएगी, कुछ में दुमटी पाई जाएगी और कुछ में क्या होगा? बलुई मृदा पाई जाती है। पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश, मतलब मृदा के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश, आर्द्रता, है ना, द्वारा क्या होता है, ये मृदा प्रभावित होती है। इस सब कारकों के द्वारा मृदा प्रभावित होती है। अब इन्हीं अलग अलग मतलब प्रकार की जो मृदा रहती है, अलग अलग तरीके से ये प्रभावित होती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? अलग अलग कारकों के द्वारा अलग अलग तरह से मृदा प्रभावित होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ
किस प्रकार की फसलें अच्छी होंगी, मतलब जहाँ की मृदा अलग अलग प्रभाव से प्रभावित होती है तो हमें यह पता चलेगा कि यहाँ किस क्षेत्र में किस प्रकार की फसलें अच्छी तरह से होंगी। अब क्या मृमय और दुमती मृदा जो है, मृमय और दुमती मृदा क्या है, दोनों मृमय और दुमती मृदा जो है दोनों ही गेहूँ और चने के लिए उपयुक्त है ना। गेहूँ और चने के लिए कौन सी मृदा, दुमती मृदा जो मृमय और दुमती मृदा जो है दोनों ही गेहूँ और चने जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है। ऐसी मृदा की जल धारणा क्यों, क्योंकि इस मृदा में जल धारणा क्षमता सबसे अधिक होती है ना। मृमय और दुमती मृदा में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए गेहूँ और चने की फसलों के लिए उपयुक्त होती है। धान के लिए कौन सी मृदा आवश्यकता है, मृत्तिका। धान के लिए कौन सी मृदा आवश्यक है, धान के लिए मृत्तिका एवं जैव पदार्थ से समृद्ध तैयार अच्छी जल धारण करने वाली मृदा जो रहती है वो आदर्श होती है धान के लिए, है ना। मसूर और अन्य दालों के लिए दुमती मृदा उपयुक्त होती है। मसूर और अन्य दालों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है, क्यों दुमती मृदा उपयुक्त होती, क्यों, इसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं बच्चों कि दुमती मृदा क्या है, कि उसमें क्या होता है, दुमती मृदा जल में उसमें निकासी अच्छी तरह से हो जाती है। दुमती मृदा में क्या होता है, जल की निकासी अच्छे से हो जाती है। और क्योंकि दुमती मृदा पादपों को खाने के लिए, जो दुमती मृदा है वो पौधे पादपों को खाने के लिए सबसे अधिक शीर्ष मृदा है ना। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, है ना। क्यों, क्योंकि यह किस किस से बनी रहती है, यह चिकनी मिट्टी, बलुई और गाद का मिश्रण है ना। ये बलुई और चिकनी मिट्टी और गाद का मिश्रण है, इसलिए दालों और मसूर की दाल और दालों के लिए ये मृदा सबसे उपयुक्त होती है। कपास के लिए, है ना बच्चों, कपास के लिए कौन सी मृदा, बलऊ और दुमती, है ना। बलऊ दुमट अथवा डूमट जो रहती है मृदा अधिक उपयुक्त होती है, जिससे क्यों जल की निकासी इसमें आसानी से हो जाती है। क्यों अच्छी रहती है, क्योंकि जल की निकासी इसमें आसानी से हो जाती है और जो पर्याप्त परिमाण में, मतलब जितना उनको चाहिए रहता है वो वायु धारण कर लेती है। मतलब जल की निकासी अच्छी हो जाती है तो रिक्त स्थान हो जाता है, जिससे वो वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में वायु धारण कर लेती हैं। अब हमने पढ़ा कि इस मतलब यहाँ आपका ये पाठ खत्म हो गया है बच्चों। तो इस पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा, आपने देखा कि ये मृदा मतलब हमारा लेसन ख़त्म हो गया है। इस पाठ में आपने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है बच्चों। तो इस पाठ में हमने सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि जो मृदा है वो क्या है, पृथ्वी के पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है ना। पृथ्वी पर मतलब मृदा जो है जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। मृदा के बिना जीवन आसान नहीं है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर हमने पढ़ा कि किसी भी स्थान की परिच्छेदिता, किसी भी स्थान की परिच्छेदिका वहाँ की मृदा की विभिन्न, वहाँ की जो मृदा है उसकी विभिन्न परतों का परिच्छेदित होती है। हमने देखा बताया कि मतलब इनमें कई परत पाई जाती है ना मिट्टी में। तो क्या होता है, किसी भी स्थान की जो मृदा है परिच्छेदिता, वहाँ की मृदा की विभिन्न परतों की परिच्छेद होती है। ये परतें क्या हैं, हमने देखा था मृदा परिच्छेदिता में। तो ये परतें क्या है, क्या कहलाती हैं, सन स्तर स्थिति। क्या कहलाती हैं ये परतें, सन स्तर स्थिति कहलाती है। एक क्रियाकलाप के हमने द्वारा इसको देख लिया था। फिर हमने पढ़ा कि विभिन्न प्रकार की मृदा कितने प्रकार की होती है, विभिन्न प्रकार की होती है, जिसमें हमने देखा बलुई मृदा देखा हमने, फिर मृमय मृदा देखा और दुमती मृदा। ये हमने 3 प्रकार की देखा कि मृदा है ना 3 प्रकार की होती है, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए, विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए उगाने के लिए विभिन्न प्रकार की ही मृदा उपयुक्त होती है ना। इसके बाद हमने फिर क्या पढ़ा लास्ट में कि जो मृत्तिका है ना, जो मृत्तिका मृदा है वो चिकनी मिट्टी, वो किस किस के काम उपयोग में आती है, तो क्या क्या बनाया जाता है उससे बच्चों, है ना। मृत्तिका से क्या क्या बनाया जाता है चिकनी मिट्टी के द्वारा, हम पहले देख चुके हैं कि खिलौने बनाए जाते हैं उससे, बर्तन बनाए जाते हैं उससे, और मूर्तियाँ बनाई जाती हैं उससे। तो बच्चों इतना हमने आज पढ़ा, ये लेसन हमारा आज समाप्त हो गया है। इसको आपको क्या करना, अच्छे से पढ़ना है और अपनी कॉपी में नोट करना है। समझ में आ गया बच्चों, ये लेसन ऐसे ही है, मतलब स्टोरी
है ना, कि मिट्टी क्या है, मिट्टी कितने प्रकार की होती है, मिट्टी में अंतर्स्त्रावण की दर क्या होती है, जल का अवशोषण क्या होता है, और भारत के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में फसलों के लिए मतलब अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो कहाँ की मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको। अब आपको क्या करना है, इस लेसन को अपनी कॉपी में नोट करना है।